तो प्यारे बच्चों, हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर संख्या 1 देख रहे थे, जिसमें हम आपको पहले प्रश्न से लेकर के 40 प्रश्न तक के सारे प्रश्न उत्तर आपको हम बता दिए थे। 1 से लेकर के 40 तक प्रश्न बता दिए थे और उसके बाद हम आपको बोले थे कि 41 नंबर से लेकर के 80 नंबर तक के प्रश्न हम आपको दूसरे सेट में बताएंगे। तो चलिए हम लोग इस सेट में 41 से लेकर के 80 तक जितने सारे भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। ठीक है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, यानी कि 41 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। अब चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 42 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी से नीचे कमेंट में बताते चलिएगा या फिर लाइव चैट में कि किसका कौन सा आंसर सही है। जल्दी जल्दी से आपको एकदम फास्ट में आपको इसका आंसर बताना है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है कि कोलकाता में है कि मुंबई में है कि हाजीपुर में है? बताइए 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में है। 43 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चावल है। बताइए चावल क्या है? खरीफ फसल है कि जायद फसल है कि रबी फसल है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि चावल खरीफ फसल है। 44 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो बताइए निजी क्षेत्र की कंपनी इनमें से कौन नहीं है? तो 45 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि जो सेल है वह निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। 45 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? यानी कि झारखंड में एक शहर है कोडरमा, वहां से कौन सा खनिज संबंधित है? तो आप लोग को पता होगा कि कोडरमा में सबसे अधिक अब्रक पाया जाता है, इसलिए कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो अब्रक हो जाएगा। 46 का बी नंबर ऑप्शन सही। सबसे अधिक कोडरमा में अब्रक पाया जाता है, इसलिए कोडरमा से अब्रक संबंधित है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। 47 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? लीची के उत्पादन के लिए बिहार का कौन 2 जिला है जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि वहीं 2 जिलों में सबसे अधिक लीची की खेती होती है? तो बताइए 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली हो जाएगा, यानी कि मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला पूरे बिहार में लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? ठीक है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आय और उपभोग दोनों का अंतर बचत कहलाता है। जैसे मान लिया कि हमारा 4000 रुपया आय है, ठीक है, 4000 रुपया आय है और 2000 रुपया हमारा उपभोग है, मतलब 2000 रुपये का हम खपत कर रहे हैं, तो बाकी हमारा बचत कितना हुआ? तो बचत हमारा 2000 हुआ। तो इसी चीज को पूछ रहा है, जो यहाँ पर हम घटा रहे हैं इसको अंतर बोला जाता है। तो आय कितना हुआ? 4000 और उपभोग 2000। तो आपको ध्यान रखना है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या होगा? जो हमारा बचत होगा वहीं आय तथा उपभोग का अंतर होगा, इसलिए 49 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? बताइए इनमें से कौन है जो कि व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अस्थाई जमा इसका प्रकार है, चालू जमा भी है, आवर्ती जमा भी है, लेकिन जो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है अधिविकर्ष, यह व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। 50 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल के ऋण की कि दीर्घकाल के ऋण की? तो ध्यान रखिएगा, पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है। 51 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋण चलता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उस पर निर्भर हैं? बताइए यह कथन किनका है? तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि यह महात्मा गांधी का कथन है। यह वाला लाइन अगर आपको देखना है ना, तो आप कोई भी बैंक में चले जाइए, हर एक बैंक में लिख करके टांगा हुआ रहता है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर हैं, और उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा महात्मा गांधी। तो 52 का आप लोग सही आंसर ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है?
बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखिए गैर आर्थिक आधारभूत संरचना कहने का मतलब हुआ कि जिसका उद्देश्य पैसा कमाना न हो। तो देखिए जो संचार होता है इसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, वित्त होता है इसका भी उद्देश्य पैसा कमाना होता है, यातायात का भी उद्देश्य पैसा कमाना होता है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। 53 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो शिक्षा हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। बताइए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत इनमें से क्या है, तो ध्यान रखिएगा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत इनमें से हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। 54 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत ज्वारीय ऊर्जा है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। 55 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। निम्न में से खरीफ की फसल कौन है, तो देखिए चावल तो आप लोग जानते होंगे कि खरीफ की फसल है। मक्का भी खरीफ में आता है और उसके बाद जो कपास है वह भी खरीफ फसल में ही आता है। इसलिए 56 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इनमें से सभी यानी कि चावल भी, मक्का भी और कपास भी, यह तीनों खरीफ फसल का ही उदाहरण है। इसलिए 56 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है रेशेदार फसल नहीं है, तो आप लोग जानते होंगे कि कपास रेशेदार फसल है, जूट भी रेशेदार फसल है, सन जो होता है वह भी रेशेदार फसल है, लेकिन गन्ना रेशेदार फसल नहीं होता है। इसलिए 57 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में कि गुजरात में कि केरल में कि पश्चिम बंगाल में। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। 58 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, गुटेन वर्ग का जन्म हुआ था। बताइए गुटेन वर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। 59 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका में कि जापान में कि इंग्लैंड में कि जर्मनी में। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि गुटेन वर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, गुटेन वर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। 59 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की, हैमिल्टन ने की, कैस्टन ने की, एडिसन ने की, स्मिथ ने। बताइए 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैस्टन ने की। 60 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की जो पहली रूसी क्रांति हुई उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी के क्रांति के नाम से जाना जाता है। 61 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। बताइए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि लाल सेना का गठन ट्राटॉस्की ने किया था। 62 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्राटॉस्की ने किया था। अब 63 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। बताइए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। 63 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तख्त श्री हरिमंदिर साहिब कहाँ स्थित है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब कहाँ स्थित है, पटना में कि अमृतसर में कि दिल्ली में कि आगरा में। तो ध्यान रखिएगा तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना में स्थित है। 64 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर कि गुरु नानक का द्वारा है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान भी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। 65 नंबर, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बताइए सिपाही विद्रोह कब हुआ था। 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 65 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। तो देखिए श्वेत क्रांति दूध से संबंधित होता है, और दूध जो होता है वह पशुपालन से संबंधित होता है, और जो पशुपालन होता है वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि श्वेत क्रांति भी प्राथमिक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। 66 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बताइए बिहार दिवस कब मनाया जाता है।
है तो आप लोग को ध्यान रखना है बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? सोनपुर में कि हाजीपुर में कि भागलपुर में कि बक्सर में? बताइए 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन सोनपुर में होता है। 68 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 69 नंबर क्वेश्चन, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? सासाराम में बताना है आपको कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, शेर शाह सूरी का। सासाराम में शेर शाह सूरी का ऐतिहासिक मकबरा स्थित है। 69 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन ने किया था। 70 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन ने किया था। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? बताइए दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि दुर्गापुर है कहाँ। तो दुर्गापुर बंगाल में पड़ता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, यानी कि 71 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है। अब 72 नंबर क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था? बताइए 72 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेडान का युद्ध कब हुआ था? बताइए सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। 72 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिगेल कौन था? बताइए हिगेल कौन था? 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन, हिगेल कौन था? जर्मन का चांसलर था कि राजनीतिज्ञ था कि दार्शनिक था कि इनमें से कोई नहीं? बताइए 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हिगेल एक दार्शनिक था। 73 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, देखिए हम आपको इस वाले मॉडल सेट से जितने सारे भी क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप लोग एक सेट को भी मिस मत करिएगा, एक वीडियो को भी मिस मत करिएगा। हर एक क्लास में आपको अटेंड होना है, तभी आप लोग को 50 में 50 बनेगा एग्जाम में। नहीं तो अगर छोड़ दिए क्लास तो समझिए कि आपका क्वेश्चन भी छूट जाएगा। इसलिए आप लोग को एक क्लास भी मिस नहीं करना है, डेली हमारे साथ लाइव में जुड़ना है। चलिए हम आपको बता रहे थे 74 नंबर क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था 1946 ईस्वी में, उस समझौते को जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। 74 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? ठीक है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? 1905, 1911, 1915, 1922? 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में निरस्त किया गया था। 75 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? वह कौन सा भूकंपीय तरंग है जिसकी गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग की, एस तरंग की, एल तरंग की, टी तरंग? बताइए 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो एल तरंग होता है इसकी गहनता सबसे कम होती है। जो एल तरंग होता है ना, यह सबसे अंतिम में पृथ्वी पर पहुंचता है। मतलब जब भूकंप होता है तो उसके बाद सबसे अंत में यह पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है, क्योंकि जो इसका रफ्तार होता है एल तरंग का, वह 1.5 से 3 किलोमीटर के बीच होता है। लेकिन जब यह पृथ्वी पर आता है तो सबसे अधिक विनाशकारी होता है। तो आपसे यदि पूछा जाता है कि सबसे अधिक विनाशकारी कौन तरंग होता है, तो उसमें भी बताना है एल तरंग, और पूछा जाएगा कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, तो इसका भी जवाब हो जाएगा एल तरंग। अब चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? ठीक है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? ठीक है, पृथ्वी पर जितने सारे भी जल हैं उसका कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो ध्यान रखिएगा 97% भाग, यानी कि पृथ्वी पर के कुल जल का 97% भाग महासागर में है। 77 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? यानी कि बिहार का वह कौन सा नदी है जिस पर कि अभी तक नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो ध्यान रखिएगा 78 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, पुनपुन नदी पर। अगर ऑप्शन में सतलज रहे तो आप लोग सतलज को भी मार दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर पुनपुन है तो पुनपुन घब जो पुनपुन नदी है इस पर भी नदी घाटी परियोजना नहीं है। 78 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं फसल है, गेहूं कैसा फसल है? खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जायद फसल है? तो आपको ध्यान होगा कि गेहूं रबी फसल है, लेकिन चावल खरीफ फसल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे गेहूं पूछ रहा है तो रबी फसल हो जाएगा।
जाएगा। चलिए 80 नंबर और सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है। बताइए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है। तो ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 80 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 80 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। तो चलिए, सोशल साइंस के पहले मॉडल सेट में कुल 80 क्वेश्चन था। हम आपको 80 क्वेश्चन का आंसर बता दिए, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर है। इसमें बताए गए एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से याद कर लीजिएगा, ताकि आपसे परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, क्या कमी हुआ, इन सभी के बारे में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, कुछ हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।